नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्रा एक युवा पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। यह न्यूज़ राष्ट्रीय मीडिया कोई विशेष स्थान दर्ज नहीं है। क्या पत्रकारों की मौत इतनी आम हो गई कि स्वयं पत्रकार बिरादरी इन मुद्दों को उठाने में परहेज कर रही है? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से मुकेश चंद्राकर जैसे युवा पत्रकारों की इतनी बीभत्स मौत को भी स्वयं उन्हीं की बिरादरी वाले यानी मीडिया और पत्रकार जगत में भुला दिया? मुकेश चंद्राकर की हत्या ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि आखिर जब छत्तीसगढ़ में एक युवा पत्रकार और पत्रकार जगत में ख्यात नाम सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी विषाद क्या है, वहाँ पुलिस व्यवस्था के क्या हाल है, यह एक घटना ने पूरी तरीके से उजागर कर दिया है और छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। रायपुर निवासी 42 वर्षीय मुकेश चंद्राकर की हत्या बीते सप्ताह कर दी गई। जब वे घर लौट रहे थे, लोगों ने घेर कर उन्हें धारदार हथियारों से हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर केवल पत्रकार नहीं थे बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इसलिए भी लोगों का उनसे अधिक जुड़ाव था। वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठा रहे थे और आखिर में यही उनकी मौत का कारण भी बना। मुकेश चंद्राकर के परिवार का कहना है कि यह एक नियोजित हत्या का मामला है और इसमें रसूख लोग शामिल हैं, तो इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जनता भी सड़क पर है, मगर इसकी जांच रेंग ही रही है। अभी उसने रफ्तार पकड़ी नहीं, पकड़ेगी भी नहीं कि नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, तफ्तीश भी जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मगर यह नाकाफी ही लग रहा है, क्योंकि पुलिस अब तक भी मुख्य आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है या पहुंच नहीं पा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा की है और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, मगर इस दिशा में कोई त्वरित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होती नजर आ नहीं रही है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाया है, मगर उसका भी नतीजा कुछ खास बन नहीं पा रहा है। मुकेश चंद्राकर एक युवा पत्रकार की हत्या ने इसी तरीके से और भी देश में और प्रदेश में हुए पत्रकारों की हत्या और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतन को जन्म दिया है। और आज हम पत्रकार बिरादरी को और पूरे देश को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर पत्रकारों के साथ खड़ा कौन है, क्योंकि सरकार ने तो लगभग उनसे हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जब भी कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के विरोध में कोई मामला उठाता है या उसके लिए लड़ता है, तो सबसे पहला विरोधी उसका प्रशासन होता है। उसके बाद जो एक प्राइवेट ठेकेदार होता है उस और जिनका वो चहेता होता है, विधायक या मंत्री, उनके थ्रू दबाव उस पत्रकार पर बनाया जाता है। जब यह किस्सा भी
साथ नहीं देता, जब यह तरीका भी काम नहीं करता, तो अंतिम में वही होता है जो मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ। इसमें सबसे दुखद पहलू इस बात का है कि खुद पत्रकारों की बिरादरी ऐसे पत्रकारों के लिए खड़ी दिखाई नहीं देती है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। आज अगर पत्रकार कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है तो उसे सबसे ज्यादा कठोर प्रतिकार अगर किसी का सहन करना पड़ता है तो वह प्रशासन का है। और अब प्रशासन पूरी तरीके से दबाव बनाता है कि उसकी कलम को, उसकी आवाज को शांत कर दिया जाए। और अंतोगत्वा जब यह नहीं हो पाता, हादसा वही होता है जो मुकेश चंद्राकर का हुआ है। आज पत्रकारों को और उसकी पूरी बिरादरी को अपनी सुरक्षा को लेकर स्वयं ही चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने तो लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं, पत्रकारों को भी सुरक्षा मुहैया करवा नहीं पा रहे। अब खुद पत्रकारों को और उसकी बिरादरी को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी होगी, उस तरीके से काम को अंजाम देना होगा। और यह भी चिंतन करना होगा कि क्या यही हमारा देश का संविधान है, और इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की जंग लड़ी थी। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं तथा ठेकेदारों का ऐसा मजबूत जोड़ है जो किसी के तोड़े नहीं टूट रहा है। इसी गठबंधन ने अनेकों मासूम पत्रकारों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बहुत से जागरूक नागरिकों को असमय ही मौत की घाट उतार दिया है। अब पत्रकारों को यह मान के चलना होगा कि सरकार और सरकारी तंत्र उनके साथ कोई सहयोग नहीं करने वाले हैं। वे उन्हें सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपने एक विरोधी के रूप में देखते हैं, और उनकी तानाशाही में एक अवरोध के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो पत्रकारों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। इसके बाद इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी बहुत से पत्रकार अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं, करते रहेंगे। जनशोध भी समस्याओं को उठाता रहेगा, सच और सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा। आप भी अगर साथ देना चाहते हैं तो बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना ना भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध, और याद रखिए, सच्चाई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं।